नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली की उस राजनीति की जिसने कि बहुत ही मनोरंजक स्थिति पैदा कर दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दे दी। ईडी मामले में वो पहले ही जमानत पा चुके हैं, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर जो सवालिया निशान अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे, 2 जजों की उस खंडपीठ ने ऐसा निर्णय दिया है जिसको लेकर विद्वता तक आश्चर्यचकित है कि आखिर वो क्या निर्णय हुआ कि एक तरफ सीबीआई को पिंजड़े का तोता बताया गया और दूसरी ओर सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध भी ठहराया गया। यानी कि इस निर्णय पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय के जज 2 खांचों में बंटे रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर तो रिहा हुए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर रिहा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना ही किसी नीतिगत निर्णय पर वो निर्णय ही ले सकते हैं, गवाहों से नहीं मिल सकते। अपने केस से संबंधी चर्चा भी वो भले ही चुनावी रैली में हो या अन्य किसी प्रेस वार्ता में, तो उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो आखिर उनके रिहाई का जो जमानत पर छूटी उसका क्या फ़ायदा है? एक तरह से ये उसी तरह हुआ जिस तरह की ईडी के मामले में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की चुनावी जमानत मिली थी। क्या ये भी अरविंद केजरीवाल की चुनावी जमानत ही है या और कुछ है जिसकी की परतें आज खोलने की ज़रूरत है? आप सभी लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के उदय तक जो भी सहयोग भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लोकपाल को लेकर जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया था, तब कौन नहीं जानता कि उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की बहुलता हुआ करती थी। बाद में ये टैग अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से चस्पा हुआ कि वो उन राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है चुनाव लड़ने जाते और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर देते थे। लेकिन हिमाचल के चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार पीक चुनाव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने किस तरह खुद को बैक किया था और अपनी पूरी ताकत गुजरात चुनाव में लगा दी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो
कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नुकसान करती प्रतीत हो रही थी। अगर आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ती रहती तो कांग्रेस को संभवतः और भी ज़्यादा बहुमत मिलता। खैर, गुजरात में उन्हें 13% से अधिक वोट मिले और वो राष्ट्रीय दल बन गए। राष्ट्रीय दल के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कलांचें जोर से भरने लगी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए। यही आम आदमी पार्टी की भूल रही। हालांकि बीजेपी ने कई बार परोक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को संदेशे भी भिजवाए, उनके मंत्रियों को जेल में डाला और बार बार ये कहा कि आप इससे बाज आइए। लेकिन इंडिया गठबंधन में सहयोगी बनने और कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने और प्रधानमंत्री मोदी पर चौथी पास राजा जैसे विश्लेषणों के साथ सदन में बयान देने को लेकर बीजेपी और आम आदमी के बीच में तल्खी बढ़ी और नतीजा सामने है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल जेल के शिक्षों के अंदर पहुंचे। निश्चित तौर पर ये जो जमानत है, इसको लेकर न तो मैं न्यायालय के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ और न ही मेरा निश्चय यह है कि माननीय न्यायालय ने ये कैसी बिल दी है। लेकिन जैसी कि राजनीतिक मंशा दिखाई देती है वो ये है कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव में जाने का फैसला किया है। 12 सितंबर को नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, यानी कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही। कांग्रेस से गठबंधन की बात लगभग पक्की हो गई थी। कांग्रेस उन्हें 5 सीटें देना चाहती थी और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर तैयार थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या बात हुई कि उनके प्रदेश अध्यक्ष पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात कहने लगी, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहने लगी। उससे गठबंधन अधर में पड़ा। हालांकि बातचीत जारी थी। इसके बीच आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाश में आ गई और आज केजरीवाल को आसानी से जमानत मिलना ये एक दर्शाता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर कोई न कोई डील जरूर हुई है। अन्यथा जिस सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के अन्य शराब पॉलिसी में आरोपितों की जमानत आसानी से हो जाने दी, उन्होंने केजरीवाल को लगातार परेशान कर रखा था। तो केजरीवाल आसानी से बाहर आ गए और अब वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। मैं ये नहीं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो जरूर उठ रहे हैं कि जब गठबंधन के तहत सीटों की बात तय हो गई थी
तो पूरे राज्य में चुनाव लड़ने का और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का आखिर मतलब क्या है? क्या अपनी गिरफ्तारी से परेशान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से पर्दे के पीछे हाथ मिलाया है? ये सब देखने के लिए निश्चित तौर पर हमें आपको हरियाणा के चुनाव प्रचार का ढंग और उसके चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी पे पलटवार करेगी, लेकिन उसके प्रत्याशी किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं ये तो परिणाम देखने के बाद ही दिखाई देगा। और इसके बाद ही ये दिखाई देगा कि आखिर कौन से कारक रहे जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को इतने आसानी से जमानत मिल गई। हालांकि जिस प्रकार अन्य आरोपी शराब पॉलिसी के तहत और सीबीआई द्वारा 5वीं चार्जशीट दायर करने के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय था, लेकिन जिस प्रकार नुक्ताचीनी चल रही थी और जमानत की उनकी हिरासत की अवधि भी बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के खासकर केजरीवाल को छटपटाहट हो रही थी। तो इसके लिए हमें आपको 8 अक्टूबर को आने वाले चुनावी परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जमानत से किसको फ़ायदा पहुंचा है। खैर, अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन वो अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। वो अपने सचिवालय नहीं जा सकते। संभव जरूरी है तो फिर वो कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं ले पाएंगे और वो किसी भी नीतिगत फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिर उस जमानत का उद्देश्य क्या है? क्या उन्हें मात्र अपने फ़ायदे के लिए या राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही चुनावी जमानत दी गई है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये सब प्रश्न मैं आप सब विवेकवान लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिर एक मुख्यमंत्री जिस पर कि दिल्ली को बर्बाद करने, बाढ़ में डुबोने जैसे आरोप लग रहे हैं, वो मुख्यमंत्री अगर उन फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकता, कोई नीतियां नहीं बना सकता, तो उसकी जमानत की रिहाई का आखिर मतलब क्या है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। GRS न्यूज के लिए मैं गिरीश शेखर।